नमस्कार दर्शकों, मैं सीनियर एडिटर दिनेश गौतम। हर हफ्ते हम एक स्पेशल गेस्ट कार्यक्रम में आपको एक नई शख्सियत से रूबरू कराते हैं। आज इसी श्रृंखला में मेरे साथ डाक संग्रहणकर्ता राकेश सोनी जी हैं, जिन्होंने ये काम एक तरह से जुनून का होता है। आदमी किस रूप में, किस चीज़ के प्रति उसका गहरा लगाव होता है, इनका डाक टिकट संग्रहणकर्ता के रूप में इनकी एक पहचान है हाड़ौती में। और कई जगह जो प्रदर्शनियाँ लगी है उसमें इनको प्रशस्ति पत्र भी मिले हैं। ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू करा रहे हैं। आइए बात करते हैं राकेश सोनी जी से। सोनी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जी, आभार। सोनी जी, आप अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताएं तो सम्मानित दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। मेरा नाम राकेश सोनी है, कोटा का ही निवासी हूँ। कोटा में ही जन्म हुआ मेरा। उसके बाद कोटा में व्यापार किया और डाक टिकट संग्रह का बचपन से ही शौक था। डाक टिकट संग्रह और किताबें पढ़ना, ये बचपन से शौक था। नई नई जानकारियां मिलती थी जी। फिर बिजनेस के समय में ये शौक थोड़ा कम हो गया। बाद में जब बिजनेस से निवृत्त हुए तो उसके बाद एक बार दोबारा ये शौक चालू किया, तो इससे अच्छा भी लगता है। अपने देश के बारे में जानने का मौका मिलता है। हमारा देश इतना महान है और इसका इतिहास इतना अच्छा है कि ये सब जानकारी मुझे डाक टिकट संग्रह और इससे रिलेटेड किताबें पढ़ने की वजह से मिली। आज भी जब मैं जितना ज्यादा जानता हूँ तो हर बार लगता है कि कुछ कम ही जानते हैं, अभी और भी कुछ जानने को है अपने देश के बारे में। तो अच्छा लगता है ये सब करना, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। जी सोनी जी, सबसे पहले आपने जो डाक टिकट संग्रहण का जो मन में कब से आपके आया था? सर ये बचपन से ही आया है। अगर आपको अंदाजा हो तो उस समय कोरियर वगैरह कुछ नहीं होते थे। जी। सूचना का आदान प्रदान पत्रों के माध्यम से होता था और घर में भी जब भी लेटर आते तो उनके ऊपर कुछ न कुछ स्टैंप लगे हुए आते थे, बिल्कुल। जिसको मोहर लगा के कैंसिल किया होता था। तो हम लोग वो उन लिफाफों से वो स्टैंप उखाड़ लेते थे और अपने पास कलेक्शन में रख लेते थे। तो बचपन में तो बस ऐसा था कि आपने लिफाफे से स्टैम्प निकाला और उस पर लगा हुआ पीछे जो पेपर लगा होता है जी। वो निकाला और आपने उसको अपने पास सहेज लिया। और अलग अलग तरह के स्टैम्प आते थे। तो फिर जब मेरे पिताजी को पता पड़ा कि भाई मैं इस तरह इकट्ठा करता हूँ, तो नयापुरा पोस्ट ऑफिस में जो भी नया डाक टिकट जारी होता था जी। तो वो नयापुरा पोस्ट ऑफिस में उस दिन अवेलेबल होता था। तो वो कभी हमारे लिए वो खरीद के भी ला देते थे। उस समय 15 पैसे 20 पैसे इस तरह के स्टैम्प निकलते थे। तो ऐसे ये कलेक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया। सोनी जी, अब तक कितना कलेक्शन आपके पास है डाक टिकट का? सर कलेक्शन तो अगर आप डाक टिकटों के ऐसे देखो तो भारत के लगभग सारे डाक टिकट मेरे पास हैं और मेरा फोकस इंडिया के स्टैम्प पे है, इंडियन हिस्ट्री और इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री। मिलिट्री हिस्ट्री मेरा स्पेशलाइजेशन मान लो आप, या डाक टिकट के फोकस पे मान लो। और इंडिया की इंडिपेंडेंट इंडिया की हिस्ट्री, यानी हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल है उससे रिलेटेड सारे डाक टिकट मेरे पास हैं। और उससे रिलेटेड डाक टिकटों के संग्रह पे ही मुझे अभी एक नेशनल फिलैटलिक एग्जीबिशन हुई थी अमृत पैक्स करके नई दिल्ली में 2023 में। आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था, तो प्रगति मैदान में वो एग्जीबिशन हुई थी 5 दिन की। उसमें मैंने अपना इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो दिखाया था, भारतीय सशस्त्र क्रांति का इतिहास के नाम से। जी। उसमें मेरे को वहां पे नेशनल एग्जीबिशन में सेकंड मेडल मिला, यानी दूसरा इनाम मिला। तो मैं पहली बार किसी नेशनल एग्जीबिशन में गया था, वहां दूसरा इनाम मिलना, यूं मानिए आपके हम जो मेहनत करते हैं ना उसको एक रिकॉग्निशन है उसके लिए।
ऐसा जी। है। सोनी जी, जब आपको दिल्ली में द्वितीय पुरस्कार मिला तो कैसा लगा था वास्तव में, क्योंकि आपने इतने सालों की जो मेहनत हाँ, थी और वह जब प्लेटफार्म पर सामने आई तो कैसा बिल्कुल, बहुत महसूस अच्छा हुआ? लगा साहब, और ये भी लगा कि वहाँ वाक़ई मतलब प्रतिभा की कद्र होती है, जी, ऐसा भी लगा। ये भरोसा था कि इनाम मिले ना मिले, पर मेरे संग्रह को और जो मेरा प्रेज़ेंटेशन है, जी, उसको सराहा जाएगा, ये तो मेरे को पता था। जी, पर जब वहाँ पे सेकंड प्राइज़ मिला तो बहुत अच्छा लगा, और इवन ज़्यादा अच्छा ये लगा कि जो जिन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिला, उनके मेरे से सिर्फ़ 1 नंबर ज़्यादा थे। 100 जी, में से 75 नंबर मुझे मिले थे, उन्हें 76 मिले थे, तो उनको फर्स्ट मिला, मेरे को सेकंड मिला। जी। सोनी जी, जब आप इस तरह की प्रदर्शनियाँ लगाते हैं तो बच्चों को एक नई सीख मिलती होगी, तो और आपका प्रेजेंटेशन भी होता होगा। किस तरह आप बच्चों को इसके बारे में जानकारी देकर क्या उनको मिलता है सर? बच्चों को अपने देश का इतिहास बताते हैं। मेरा फोकस मतलब अभी तक अगर आप ऐसे देखें तो मैंने अपने भारत के इतिहास में, यानी खास तौर पे फ्रीडम स्ट्रगल, उस पे पूरा कलेक्शन है। यानी 1600 से चालू होता है हमारा कलेक्शन। जी, जी, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और 1757 में प्लासी के पहले युद्ध में जी, वो प्रोमिनेंट होके उन्होंने बंगाल पे कब्जा कर लिया था। तो बिल्कुल। उसके बाद से ही हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चालू हुआ उनसे छुटकारा पाने के लिए, और वो 1947 में जाके पूरा हुआ। तो जी, मेरा जो विशेष लोगों को बताने का होता है, अगर आप ऐसे बुरा नहीं माने, जी, जी, तो मेरी उम्र के लोगों को भारत के इतिहास में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। नहीं, सच है। पर मुझे लगता है कि हमारे जो नौजवान पीढ़ी है या जो बच्चे हैं जो भी पढ़ रहे हैं, अगर वो अपने देश का इतिहास सही तरीके से जानेंगे, तो कम से कम वो अपने देश को समझ पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि स्कूल्स में एग्जीबिशन लगाऊं, या पोस्टल डिपार्टमेंट की जो भी एग्जीबिशन लगती है उनमें लगाएं। तो यहाँ भी कोटा में पोस्टल डिपार्टमेंट की जो एग्जीबिशन हुई थी, जी, उसमें मैंने फ्रीडम स्ट्रगल का तो नहीं लगाया, पर भारत पाकिस्तान का 1971 वॉर, जी, 71 वॉर, जो 14 दिन चला था, उस पे मैंने एग्जीबिशन लगाया था, और उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला अपनी कैटेगरी में, और उस एग्जीबिशन का बेस्ट एग्जिबिट अवार्ड भी मिला। तो जी, वो इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसके बारे में भी, मतलब इंडिया की मिलिट्री हिस्ट्री अगर आप ऐसे देखो तो कोई नहीं जानता, बिल्कुल। या बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। तो मैं वो भी बताता हूँ। जी। सोनी जी, अब तक आपने कहाँ-कहाँ प्रदर्शनी लगाई राजस्थान में? सर, राजस्थान में प्रदर्शनियां हम ज्यादातर पोस्टल डिपार्टमेंट की जी, जो जी, स्टैंप एग्जीबिशन होती है, जी, जी, हम ज्यादातर उनमें वो अपनी प्रदर्शनियां लगाते हैं। तो 2015 में डीएवी स्कूल में पोस्टल डिपार्टमेंट की एक एग्जीबिशन हुई थी, कोटा पैक्स 2015 करके। जी, उसमें मैंने पहली बार अपने डाक टिकट एग्जिबिट किए थे, और भारत के स्वतंत्रता सेनानी शीर्षक से। तो जो मेरे पास स्टैम्प थे, फर्स्ट टाइम था, तो मैंने वो एग्जिबिट लगा दिए। पर यूं माने कि हिस्ट्री भी पढ़ने का शौक है, हुँ, तो जो उसका राइटअप और जो कंटेंट है वो अच्छा था। तो पहली बार में मुझे पता भी नहीं था कि भाई एग्जिबिट कैसे करते हैं, स्टैम्प किस तरह पोस्टल एग्जीबिशन में लगाए जाते हैं। जी, जी, तो वो जो भी लिख के लगाया, तो पहली बार में हमें वहाँ पे तीसरा पुरस्कार मिला, ब्रोंज मेडल। तो थोड़ा एनकरेजमेंट मिला जी, कि आपने पहली बार 2 दिन की मेहनत करके लगाया और ब्रोंज मेडल मिला। उसके बाद 2019 में कोटा पैक्स एग्जीबिशन हुई। जी, उसमें मैंने फिर जो ये मैं आपको 71 वॉर का बता रहा हूँ, वो जी, एग्जिबिट किया। जी, तो उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज और बेस्ट एग्जिबिट अवार्ड मिला, तो अच्छा एनकरेजमेंट मिला। फिर उसके बाद मैंने अमृत पैक्स, जो हमारी नेशनल फिलेटलिक एग्जीबिशन है जो प्रगति मैदान में हुई थी 2023 में, उसमें लगाया, तो उसमें सेकंड प्राइज मिला। उसके बाद राजपैक्स, राजस्थान की स्टेट लेवल एग्जीबिशन है, जी, वो हुई थी राजपैक्स जयपुर में, जवाहर कला केंद्र में। तो वो 3 दिन की एग्जीबिशन थी। उसमें भी मैंने मेरे 2 एग्जिबिट लगाए, 1971 वॉर और भारत का सशस्त्र क्रांति का इतिहास। उसमें मेरे को दोनों कैटेगरी में ब्रोंज मेडल मिला। बहुत सुंदर। और स्कूल्स में लगाते हैं सर, तो जैसे माहेश्वरी पब्लिक स्कूल, वहाँ पे 16 दिसंबर को हमारा 1971
के युद्ध का विजय दिवस होता है। तो मैंने वहां पे माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में पहले बच्चों को असेंबली में एड्रेस किया था, छोटा सा ब्रीफ करके बच्चों को उसके बारे में बताया था, और उसके बाद वो एग्जिबिट लगाए थे अपने और बच्चों को उन सब के बारे में बताया था जी। और सो एक एसआर पब्लिक स्कूल में भी हमने एग्जीबिशन, ये 71 वॉर वाली, उसके अगले साल हमने एसआर पब्लिक स्कूल में लगाई थी। तो वहां भी लोगों को नई जानकारी मिली और लगा कि भाई हमारी सेनाएं किस तरह युद्ध करती हैं। वहां जिन लोगों ने परमवीर चक्र लिए, महावीर चक्र लिए, उनके बारे में बताया। पाकिस्तान की ओर से भी जो लोग वीरता से लड़े और जिनको हमारी इंडियन आर्मी ने सराहा, जी उनके बारे में भी बताया। पाकिस्तान का जो वीरता अवार्ड होता है, जी जी तो उसके बारे में भी बताया। जी। सोनी जी, डाक टिकट संग्रहण करना यानी बड़े टेढ़ी खीर मानता हूँ मैं तो, क्योंकि हर जब भी डाक टिकट जारी होता है उसको ले इकट्ठा करना, इकट्ठा करना और फिर एक, उसको सहेजना, हाँ। ये कितनी बड़ी टेढ़ी खीर है। सर ये टेढ़ी एक्चुअली अच्छा लगता है दिनेश जी। जी अ, अच्छा यूं लगता है कि अब आप जुनून मान लो, कुछ भी मान लो, जी जी अ, एक टिकट हमें जिस तरह मिलता है ना और कभी नहीं मिल पाता, तो उस टिकट को खरीदने के लिए या उसको पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी होती है, तो वो उस टिकट की हमारे लिए वैल्यू बताती है। टिकट होने को तो एक कागज का टुकड़ा बिल्कुल। है ना, और उसकी कोई यूं अगर आप ऐसे देखो कहीं पड़ा मिल जाएगा, लिफाफे में आएगा तो रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। और आजकल अब ये डाक टिकट इकट्ठे करने को डाइंग हॉबी कहते हैं, बिल्कुल यानी ये हॉबी खत्म होती जा रही है। अब आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो इस तरह डाक टिकट इकट्ठा करते हो और इतने जुनून से इकट्ठा करते हो। जी। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं, मतलब काफी कुछ जानने हाँ को मिलता है डाक टिकटों से हाँ हाँ, बताइए। अपने बारे में। जी तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये देखिए आप, ये एक छोटा सा स्टैंप है ना, इस पे स्टैंप पे एक पंखा बना हुआ है और इस पे लिखा है फूल वालों की सैर। अच्छा। ये देखिए सर आप, जी 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 बिल्कुल इस अब इससे आपको क्या समझ आता है? हाँ, इस पे लिखा है फूल वालों की सैर, तो सही बात है, उसकी है ना, ये जानकारी तो। हमारे देश का ही डाक टिकट हाँ, है ना, और ये फूल वालों की सैर पे जारी हुआ है। मोटे तौर पे ये पता पड़ता है। अच्छा। फूल वालों की सैर दिल्ली में 1862 में एक मुगल सम्राट की रानी थी, मुमताज महल। जी उनके भाई बनारस चले गए थे जी और उन्हें वापस आना था। तो ये उन्होंने हजरत बख्तियार काकी की दरगाह पे जी ये मन्नत मांगी कि अगर मेरा भाई सही सलामत वापस आ जाता है तो मैं वहां पे फूलों की चादर चढ़ाऊंगी और दिल्ली में ही योग माया का मंदिर है, वहां पे फूलों का पंखा भेंट करूंगी। बहुत सुंदर। उन्होंने ये मन्नत मांगी। जब वो आ गए तो उन्होंने अपनी मन्नत के अकॉर्डिंग हजरत बख्तियार काकी की दरगाह पे चादर चढ़ाई और वहां पे फूलों का पंखा भेंट किया। तो वहां के दिल्ली के जितने भी फूल बेचने वाले थे, जी जी उन लोगों ने उस दिन दिल्ली के पूरे रास्तों पर फूल बिछा दिए। जी तो फूल वालों की सैर का मतलब हुआ जो फूल बेचने वाले हैं, जी ये वो लोग एक उस पर्टिकुलर दिन पूरे दिल्ली में, आज तक ये त्योहार मनाते हैं इसको। ब्रिटिश काल में, उसके पहले तक जी जी कहा जाता था सैरे गुल फरोशा। अच्छा। गुल फरोश यानी फूल बेचने वाले। बिल्कुल। अब इसके बाद का सिग्निफिकेंस ये है सर कि जो योग माया के जो मंदिर पे फूलों की का पंखा चढ़ाया जाता है, तो योग माया भगवान कृष्ण की बहन थी, बिल्कुल। जिसको कंस ने कारागार में मार दिया था। और ऐसा कहते हैं कि उनका सिर वहां पे उस जगह जाकर पड़ा था जहां योग माया की पिंडी है। जी तो उस जगह को योग माया का मंदिर है। तो ये तो हुआ इसका पुराना एस्पेक्ट। जी अब आप नया सुनो। 1942 में तो ये मतलब इसमें हिंदुस्तान, मतलब क्या बोलेंगे, हिंदू मुसलमान सभी लोग बिल्कुल। एक साथ शरीक होते हैं इस फूल वालों के शहर में। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने इस जो हिंदू मुसलमान एक साथ जो उत्सव मनाते जी उस पर पाबंदी लगा दी
क्योंकि वो तो मनाते ही मतलब हिंदू मुसलमान साथ हैं, जी ये अंग्रेजों को गवारा नहीं था। फूट बिल्कुल डालो राज करो में बिल्कुल उन्होंने इसी तरह राज किया हमारे देश पे, तो ये उन्होंने पाबंदी लगा दी और उसके बाद वो पाबंदी जारी रही, हम आजाद हो गए। 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने इसको दोबारा शुरू किया अच्छा और 1900 और हमारे राष्ट्रपति उसके बाद से 62 के बाद से ही लगातार दोनों जगह पे, एक जगह फूलों की चादर भेजते हैं, दूसरी जगह फूलों का पंखा भेजते हैं। परंपरा आज तक चली आ रही है। जी पर हमारी ये परंपरा लोगों को न तो जानकारी है बिल्कुल न जानने को मिलती है। बिल्कुल मैं इस तरह के इससे एग्जिबिट बनाता हूँ सर, और ये इस तरह एग्जिबिट दिखाए जाते हैं। जी बहुत सुंदर, इसमें सारी जानकारी इसमें सारी जानकारी बिल्कुल, होती और है, इसमें बच्चों को भी सीख मिलती है कि इसमें नहीं। बच्चों को भी सीख मिलती बिल्कुल है और अपने देश के बारे में जानने का मौका। बिल्कुल बिल्कुल। सोनी जी बहुत अच्छी जानकारी आपने वास्तव में दी, क्योंकि मैं भी नहीं समझता था इन डाक टिकटों की महत्ता को, नहीं कि नहीं, इससे कोई नहीं। नहीं, इससे वास्तव में देश के इतिहास और के बारे में जानकारी मिलती ऐसा है। कहा जाता है कि जी डाक टिकट हमारे देश के राजदूत होते हैं। ये बिल्कुल जहां भी चिट्ठी पे लग के जाते हैं, जिस देश में जाते हैं उस देश के लोगों को आपके देश के बारे में जानकारी मिलती है, तो इनको बिल्कुल कल्चरल एम्बेसडर बोला जाता है डाक टिकटों को। बहुत सुंदर। सोनी जी, यदि इन डाक टिकटों की प्रदर्शनी या इस तरह के पाठ को बच्चों की पुस्तकों में जैसे बाल साहित्य के रूप में जो यदि शामिल किया जाए, तो कितनी अच्छी जानकारी बच्चों को मिल पाएगी सर। बहुत शानदार सर। सारी हमारे देश के सांस्कृतिक संस्कृति के बारे में, हमारे देश की परंपराओं के बारे में, हमारे देश के इतिहास के बारे में जितनी जानकारी मैं समझता हूँ कि डाक टिकटों को मिलेगी, डाक टिकटों के द्वारा मिलेगी, उतनी जानकारी पढ़ाई से तो नहीं मिल सकती। अगर आप ऐसे देखें तो मैंने एमकॉम किया है, एलएलबी किया जी है ना, तो इतिहास से मेरा कोई लेना देना नहीं है। इतिहास उतना सा ही पढ़ा है जितना सामान्य भारतीयों ने पढ़ा है। पर उसके बाद अब जब मैं ये डाक टिकटों के थ्रू जानने लगा, अपने देश के इतिहास के बारे में जानने लगा, इतिहास से संबंधित फिर डाक टिकट खोजे, जो डाक टिकट मिले उनका इतिहास खोजा, ऐसे करते करते आज ये हो गया कि मतलब मजा आ जाता है ये सब जानने में सही है। और किसी को बताने में भी। कई बार लगता है कि हमारा इतिहास हमारे देशवासियों को ढंग से पढ़ाया ही नहीं गया। जी और अगर आप ऐसे देखें तो मिलिट्री हिस्ट्री जो है वो तो किसी को पता ही नहीं है, जबकि हमारी सेना ने इतने कमाल किए हैं क्या पूछो मत। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के बारे मतलब ब्रिटिश एम्पायर के बारे में कहा जाता था कि इनके राज्य में सूरज नहीं डूबता, तो वो सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि हर देश में उनका राज्य था और बिल्कुल वो राज्य इंडियन आर्मी की बदौलत था। यानी जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी वो इतनी बहादुर थी कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर इतने कमाल किए हैं, पर नाम हुआ ब्रिटिश आर्मी का कि बिल्कुल भाई अंग्रेज जीते। ऐसा किसी ने नहीं कहा कि उस अंग्रेज फौज में भारतीय थे इसलिए अंग्रेज जीते बिल्कुल और भारतीयों का योगदान भुला दिया गया। तो ये सब मुझे इसी के द्वारा पता पड़ा। जी। सोनी जी, क्या इस तरह की जो आपका जुनून है डाक टिकट संग्रहण का, ये बराबर जारी रहेगा क्या? हाँ सर, ये तो मरते दम तक जारी रहेगा। और एक्चुअली आप यूं मानो कि ये इकट्ठा करना, ये सब जानना, इसकी वजह से मैं अपने आप को बूढ़ा महसूस नहीं करता। बूढ़ा है ना, एज रिलेटेड जी बूढ़ा। जी बिल्कुल तो वैसा मतलब मैं जितना जानता जाता हूँ उतना मेरे को अच्छा लगता जाता है, और जितना अच्छा लगता है उतना नया जानने की इच्छा होती है। जी और हमारे यहाँ के लोगों को भी अपना इतिहास ढंग से बताया ही नहीं गया। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि 1945 भारत 1947 में आजाद हुआ, बिल्कुल 1945 में अंग्रेजों ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत लिया। आजाद हिंद फौज जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस लेके आए उसको अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। उसके बाद अंग्रेजों ने बर्मा से भी जापानियों को खदेड़ दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो निरापद रूप से एक छत्र उनकी बादशाहत कायम हो गई। 1942 का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भी अंग्रेजों ने कुचल दिया था। तो आप बताएं सर कि 1947 में ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने भारत को आजाद कर दिया।
आप तो इतने लोगों के साथ मिले जुले हैं, बिल्कुल। है ना, और हमसे बहुत ज्यादा जानते हैं, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है आपको। जी जी। तो आपकी क्या ओपिनियन है, आप बताएं। वास्तव में जो अपनी भारतीय फौज थी, उसी का ही कमाल था ये, जो 1942 में भी उसी के दम पर नहीं, हाँ हाँ, आप बताएं। हाँ, तो उसी के दम पर आगे बढ़े अंग्रेज भी। 1900, हाँ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से में जो 1941 से शुरू हो गया था, हाँ हाँ 45 तक रहा, हाँ, उसमें अंग्रेज भारतीय फौज के दम पे आगे बढ़े। पर 1942 का जो भारत की स्वतंत्रता का आंदोलन है, जी जैसे हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं, वो अंग्रेजों ने कुचल दिया था। पहले दिन जब ग्वालियर टैंक मैदान में 8 अगस्त की रात को महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया करो या मरो, बिल्कुल। और उसी रात को उन्हें गिरफ्तार करके और आगा खां पैलेस में नजरबंद कर दिया था। उन्हें, सरोजनी नायडू को, उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, और कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेताओं को बंद कर दिया था, और कांग्रेस के सारे सीनियर लीडर्स को भी बाद में गिरफ्तार करके बंद कर दिया था। तो ये आंदोलन अकेला चलाया अरुणा असफ अली, जो उस समय बिल्कुल युवा नेता थी कांग्रेस की, और लाल बहादुर शास्त्री, जी इन्होंने इस आंदोलन को गति दी। परंतु 3 या 4 महीने के अंदर अंदर ये सारा आंदोलन अंग्रेजों ने कुचल दिया, क्योंकि इस आंदोलन में मुख्य रूप से भाग लिया था किसान और मजदूरों ने। किसान और मजदूर ये, और छात्र नेता, ये इस आंदोलन में शामिल थे। कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर इस आंदोलन में नहीं मरा, क्योंकि वो सब गिरफ्तार कर लिए गए थे या भूमिगत हो गए थे। जी जी। जयप्रकाश नारायण भी उस समय इस आंदोलन में शास्त्री जी के साथ थे। तो सर, यह आंदोलन कुचल दिया। 45 में अंग्रेजों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में निर्विवाद रूप से उनकी सत्ता पूरे एम्पायर पे कायम हो गई। जी जी। तो ऐसा क्या हुआ कि 47 में भारत छोड़ गए हो? तो मैं बताता हूँ सर। जी ये इतिहास भी कम ही लोग जानते हैं, हमारे देश का ही है। आजाद हिंद फौज को उन्होंने पराजित कर दिया, आजाद हिंद सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, उन पर मुकदमा चलाया गया राजद्रोह का। जी। ये मुकदमा चलाया गया लाल किले में, लाल किले की खुली डॉर्मेट्री में ये मुकदमा चला। अच्छा। और वो मुकदमा चलाने का रीजन ये था, खुली डॉर्मेट्री में, कि कोई भी आए और देखे। हम्म, अंग्रेज ये बताना चाहते थे पूरे हिंदुस्तान की जनता को कि इसके बाद अगर किसी ने विद्रोह किया तो उसका बहुत बुरा हाल होगा। और इन्होंने कुछ लोगों को फांसी पर भी चढ़ा दिया था, आजाद हिंद फौज के सैनिकों को। और आजाद हिंद फौज के 3 सैनिक थे, सहगल, भुट्टो और शाहनवाज। पीके सहगल, प्रेम कृष्ण सहगल, और एक भुट्टो थे, और एक थे शाहनवाज। इन तीनों को फांसी की सजा सुना दी गई उस अदालत में, लाल किले की अदालत। जी तो लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने भी विद्रोह किया, और दिल्ली में भी जलूस निकले, नारे लगे। ये हुआ कि 30 करोड़ों की आवाज, सहगल, भुट्टो, शाहनवाज, इस तरह के, मतलब इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। तो 18 फरवरी 1942 को बॉम्बे में ब्रिटिश इंडियन आर्मी का एक जहाज था, HMS तलवार, हिज मैजेस्टी शिप तलवार। वो एक तरह से आप माने तो सिग्नल ट्रेनिंग सेंटर था नेवी के लिए। वहां के सैनिकों के साथ ब्रिटिश अफसर बड़े बदतमीजी से व्यवहार करते थे। खाना भी उन्हें बिल्कुल घटिया दर्जे का, पुराना कुछ भी दे दिया जाता था। जी तो उन्होंने अच्छे खाने और ढंग के व्यवहार की वजह से हड़ताल कर दी। 18 फरवरी 1945 की बात है ये, उन्होंने हड़ताल कर दी। तो अंग्रेजों ने उन्हें बोला कि भाई आपको तो खाना तो यही मिलेगा, खाना है तो खाओ वरना मत खाओ। अगले रोज वो हड़ताल बढ़ गई, और 19 फरवरी को ये हड़ताल, हिंदुस्तान के 22 पोत इस हड़ताल में शामिल हो गए। अच्छा। उन्होंने भी हड़ताल कर दी, और 22 फरवरी की शाम तक इसमें उन्होंने 2 नई मांगे जोड़ दी। आजाद हिंद फौज सैनिकों की रिहाई करो, और कुछ कांग्रेस के लीडर्स भी जेल में थे, उनको भी रिहा करो। ऐसे ही हड़ताल बढ़ती गई। 23 फरवरी को इस हड़ताल का चरम दिन था, जब कराची से लेके आप पूरे हमारे कोस्टल एरिया में, कराची, बॉम्बे, मद्रास, विशाखापत्तनम और कलकत्ता, यहाँ के सारे जितने जहाज थे, शिप, 80 शिप इस हड़ताल में शामिल हो गए।
और करीब 22 जो पोर्ट ट्रस्ट थे, सारे पोर्ट ट्रस्ट, वो भी इस हड़ताल में आ गए। और 22 फरवरी को ही हमारी जो वायुसेना थी, उस उन वायु सैनिकों ने भी हड़ताल कर दी। और कंटोनमेंट जहां थल सेना रहती है, वहां हड़ताल की सुगबुगाहट होने लगी। तो अब कोई भी शासन सैनिकों के दम पे ही राज करता है, खास तौर पे कोई आतताई शासन। तो जब अंग्रेजों को लगा कि ये इस तरह तो स्थिति हाथ से बिगड़ती जा रही है, तो उन्होंने कांग्रेस लीडर्स और मुस्लिम लीग के लीडर्स को बुलाया इस हड़ताल को तोड़वाने के लिए। उधर बॉम्बे में प्रदर्शन हो रहे थे। जब हमारे यहाँ के जो एडमिरल थे, गॉडफ्रे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के एडमिरल थे, वो इंडिया गेट पे तोप लेके खड़े हो गए कि मैं इन जहाजों को उड़ा दूंगा। ऊपर हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं कि मशीन गन से गोलियां चला देंगे। और इंडिया गेट पे ही पूरे आसपास के लोग, जो ढाबे वाले थे, ईरानी ढाबे वाले बहुत है वहां पे, यानी ताजमहल होटल के आसपास, तो वो लोग अपना खाना लेके वहां पे आ गए, सैनिकों के लिए खाना लेके, और खाना नावों से उन तक जा रहा था। तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग अंग्रेजों की तारणहार बन के आई, और इन्होंने उनके लीडर से बात की कि आप समर्पण कर दो और हम आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। अच्छा, 3 या 4 दिन के अंदर 18 तारीख को शुरू हुई हड़ताल, 23 तारीख तक अपने चरम पे पहुंच गई। तो इन 3-4 दिनों में वो हड़ताल ने वो लेवल ले लिया कि हड़ताली नौसैनिकों को ऐसा अंदाजा ही नहीं था कि ये हड़ताल इतना बड़ा रूप ले लेगी, और वो इसके लिए तैयार नहीं थे। तो उन्हें भी नहीं पता था कि इसके आगे क्या करना है। तो उन्होंने कांग्रेस लीडर्स की बात मान ली और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उस आत्मसमर्पण के पहले तक पूरे बॉम्बे में कम्युनिस्ट पार्टी ने हड़ताल करवाई। और आप देखो कि उस हड़ताल में 300 लोग मारे गए। जो प्रदर्शन हुआ उसमें 300 लोग मारे गए, करीब 1300 लोग घायल हुए। अच्छा। ये इतिहास भी नॉर्मली अपने यहाँ पे किसी को पता नहीं होता। तो फिर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, नौसैनिकों ने, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और बाद में ये बड़ा दुखद है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग तो खैर कांग्रेस लीडर्स से बात हो रही थी, तो अपने वादे से पीछे हट गई। नौसैनिक गिरफ्तार ही रहे और ये लोग अपने वादे से पीछे हट गए। महात्मा गांधी ने कहा कि ये तो नौसैनिक नहीं, गुंडे, और कि भाई अगर आप असंतुष्ट थे, ये भी महात्मा गांधी ने कहा कि अगर आप असंतुष्ट थे तो आप नौकरी छोड़ दो, हिंसा का सहारा लेने की क्या जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हिंसा के इस उच्छृंखल उद्रेक को रोकने की जरूरत है। वल्लभ भाई पटेल ने भी कहा कि बाद में तो हमें भी सेना की जरूरत पड़ेगी, अगर वो सैनिक इसी तरह अनुशासनहीनता दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे। तो इन सब ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। पर तब तक इंडियन आर्मी यानी भारतीय थल सेना में भी ये बातें होने लग गई थी कि भाई अभी तक हम राज के लिए काम करते थे, यानी शासन के लिए सेना है, पर वो शासन तो विदेशियों का है, भारत का तो है ही नहीं। और अगर भारत का शासन है तो ये सारे भारतीय गलत है जो हड़ताल कर रहे हैं और इनका साथ दे रहे हैं। तो जब उन्हें लगा कि ये स्थिति हमारे काबू से बाहर होती जा रही है, तो ये सारी जानकारियां इंग्लैंड तक पहुंच गई। ब्रिटिश आर्मी यानी गोरे सैनिक इतने नहीं थे इंडिया में कि वो पूरे देश पे काबू कर पाए। तो उसके बाद वहां पे इंडियन आर्मी, मतलब इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, वो पारित हुआ। उसके बाद देश को आजाद कराया गया। मतलब अंग्रेजों ने देश छोड़ा, आजाद नहीं हुआ। क्योंकि और जब लॉर्ड एटली, जो उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लॉर्ड एटली वहां के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो एटली ने जब ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हो रहा था, तो बहस होती है, हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हुई कि भाई इंडिया को क्यों छोड़ा जा रहा है। तो एटली ने बोला कि अब वहां की सेना ब्रिटिश राज के प्रति वफादार नहीं है, और अगर सेना वफादार नहीं है तो हमारी अपनी सेना इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस देश को काबू कर सके। तो एक तरह से हम ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे, तो इसलिए हम हिंदुस्तान को आजाद करेंगे।
तो ऐसे करके वो एक्ट पारित हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन जो उस समय बर्मा के गवर्नर थे, उन्हें इंडिया बुलाया गया और ये इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन हुआ और ये सब आप जानते हैं। जी पर ये सारी जानकारी सर बताने का मतलब ये है कि ये सब मेरे को डाक टिकटों के थ्रू मिली। बिल्कुल बिल्कुल। ये थे हमारे साथ डाक टिकट संग्रहणकर्ता राकेश सोनी जी, जिन्होंने डाक टिकटों को एकत्रित कर और इतिहास भी इनका बताया, और ये अपने प्रदर्शनी लगाकर बच्चों को अपने इतिहास के बारे में भी बताते हैं। और इनका मानना है कि ये जुनून जब तक जिंदा हूँ तब तक जारी रहेगा। आज ये हमारे स्पेशल गेस्ट की कड़ी में पधारे। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, आपने मेरे को मौका दिया।